हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के शॉर्ट क्वेश्चंस। और यहाँ पे जो भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं वो यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर में से लिए हुए हैं। तो ये वाला वीडियो ना आप लोग आखिरी तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं आपके बीकॉम सेम 6 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के शॉर्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देके रखा है, राइट डाउन मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये अप्रैल 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो टोटल 6 मैनेजरियल हमको फंक्शंस बताना है। सबसे पहला आपका आएगा फाइनेंस, प्लानिंग ऑफ फाइनेंस। नंबर 2 है टैक्स प्लानिंग। नंबर 3 है फाइनेंस कंट्रोल। नंबर 4 है एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। नंबर 5 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड नंबर 6 है मेंटेनिंग कैश लिक्विडिटी। तो इस तरह से 6 दिए, बट एग्जाम में आप कोई भी 4 लिखोगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपको पता ही होगा कि आप लोग की एग्जाम में ये टोटल पूछा जाता है 14 मार्क्स का। ठीक है, जो आखिरी नंबर का क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन नंबर 5, वो 14 मार्क का इसी में से पूछा जाता है। और टोटल आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और दिए कितने होंगे, 10 से 12 दिए होंगे। उसमें से कोई भी 7 आपको आते हैं वो लिखने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। अब देखो एग्जाम में आप 4 भी लिखोगे ना तो भी सफिशिएंट है। यहाँ पे मैंने सारे के सारे दे दिए। अब ये क्वेश्चन में समझाने जैसा कुछ है नहीं, आपको याद ही करना है। तो ये आप लोग याद कर लेना 6 के 6 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें, गिव द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये भी अप्रैल 2024 में पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू हॉगलैंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फाइनेंस एंड इट यूजेस। मतलब कि कैसे हम लोग फाइनेंस का प्रोक्योरमेंट मतलब होता है कैसे हम फाइनेंस को अक्वायर करते हैं, मतलब कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करते हैं, लेके आते हैं, और कैसे बिजनेस के अंदर उन पैसों को यूज करते हैं, वो किस में आ जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है। देन बात करें नंबर 3, व्हाट इज कैपिटल गियरिंग, जो अप्रैल 2024 में पूछा गया है। तो कैपिटल गियरिंग का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखो, द रेशियो ऑफ ओनरशिप कैपिटल एंड बोरोड मनी इज कॉल्ड कैपिटल गियरिंग। देखो बहुत इजी है, आपको पता होगा कोई भी बिजनेस होता है उसमें 2 तरह के फंड्स होते हैं, यानी कि एक होता है ओनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। ओनर फंड मतलब ऐसा फंड होता है जो ओनर खुद बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, और बोरोड फंड मतलब क्या होता है कि जहां पे बाहर से पैसा बोरो किया है, जैसे कोई बैंक से लोन ली है या तो फिर डिबेंचर इशू किया है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ली है, ये सारी की सारी चीजें किस में आती है? बोरोड फंड में आती है। तो जो भी रेशियो होता है ना कि कितना कंपनी के अंदर ओनर फंड है और कितना बोरोड फंड है, उसी को हम लोग कैपिटल गियरिंग कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? बहुत इजी डेफिनेशन दिया है, एग्जाम में लिख के आओगे पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो मैं नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, बट अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो ना तो डेफिनेटली इसमें से तो क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। क्योंकि देखो मैंने पास्ट ईयर के 4-5 साल के पेपर देखे तो उसमें मेरे को देखने को मिला है कि काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो ये भी चांसेस है इस बार क्वेश्चन रिपीट होने का। पहले ये सारे कर लेना, फिर आफ्टर टाइम बचता है तो कोई और क्वेश्चन आप लोग करना है। ठीक है, चलो 4th नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिन इक्विटी, जो अप्रैल 2024 में पूछा गया है 1 साल पहले। तो थिन इक्विटी मतलब क्या होता है? तो देखो, व्हेन द रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज वेरी लेस इन कंपैरिजन ऑफ द बोरोड कैपिटल, इट इज सेड दैट द कंपनी इज पोसेसिंग थिन इक्विटी। बहुत इजी है, थिन मतलब होता है पतला। ठीक है, यहां पे भी यही देके रखा है कि जब कंपनी के अंदर कोई भी ओनर फंड यानी किसकी बात कर रहा हूं? इक्विटी शेयर कैपिटल की, कि जो ओनर फंड होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, उसका रेशियो कम है और सामने बोरोड फंड का रेशियो ज्यादा है। समझ आ गया ना? मतलब इक्विटी शेयर कम है, इक्विटी शेयर कम इश्यू करके पैसा लिया है, उससे ज्यादा तो मार्केट से लोन ले ली है, तो उसी को ही हम लोग कहते हैं थिन इक्विटी। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बहुत इजी लैंग्वेज में समझा है। नेक्स्ट आगे बात करें, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेगुलर वर्किंग कैपिटल। ये अप्रैल 2024 में पूछा गया है। रेगुलर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज ऑफ बिजनेस यूनिट एंड एज पर ट्रेडिशंस, देखो बिजनेस पॉलिसी जो होती है उसके हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से, सेल्स ऑन क्रेडिट इज रिक्वायर्ड। अब देखो मार्केट में हम धंधा करते हैं तो उधार पे बेचना भी जरूरी है। ठीक है, उधार पे नहीं बेचेंगे तो कस्टमर कम हो जाएंगे, तो बहुत सी बार उधार पे भी चीजों को बेचना पड़ता है। सो द अमाउंट ऑफ सेल विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स। यस, तो जो भी हम लोग बेच रहे हैं, जैसे मान लो कि मैंने कोई एक बंदे को उधार पे बेचा, तो मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए वो बंदा क्या हो गया? डेटर हो गया। ठीक है, मतलब मेरे को फ्यूचर में उससे पैसा लेना है। तो द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस इज नोन एज रेगुलर वर्किंग कैपिटल। यस,
जो भी पैसों की जरूरत पड़ती है, उधार पे बेचना है तो पैसों की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने जो गुड्स में इन्वेस्ट किया होगा वो अभी के अभी हमको नहीं मिल जाएगा वो कस्टमर के साथ, हमने तो उसको उधार पे बेचा है। तो उस टाइम पे जो पैसों की जरूरत पड़ती है बेचने के लिए, तो उसी को ही हम लोग रेगुलर वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब सोचो वहां से पैसा आया नहीं है, दूसरा कस्टमर आ गया खरीदने, उसको भी हमको माल देना पड़ेगा, गुड्स देना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पूरी बिजनेस साइकिल चलती रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में रेगुलर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? चलो नंबर 6, विच एक्सपेंस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल्स। ये अप्रैल 2024 में दिया है। इसमें आपको 4 एक्सपेंसेस याद रखने हैं। ठीक है, कौन से एक्सपेंसेस है रिसीवेबल्स को मेंटेन करने के लिए? रिसीवेबल्स मतलब क्या होता है? रिसीवेबल्स मतलब कि मैंने जिसको उधार पे बेच दिया है ना, अब मेरे को उससे पैसा वापस लेना है। तो पैसा वापस लेने के लिए क्या क्या खर्चे करने पड़ रहे हैं? तो एक तो आ जाता है कलेक्शन कॉस्ट। यस, कलेक्शन के लिए लोगों को रखना पड़ेगा, बाउंसर जैसे जो अट्टे कट्टे लोग होते हैं उनको रखना पड़ेगा, जो कलेक्शन करने जाते हैं, ठीक है, धमका वमका के पैसा इकट्ठा करते हैं। तो इस एक एग्जांपल दे रहा हूं ये तो इसी को ही हम लोग कलेक्शन कॉस्ट कहते हैं। मान लो कि मैंने मेरे 10 जनों का स्टाफ रखा है जो कलेक्शन करता है, तो उसको भी तो सैलरी देनी है, तो वो मेरा कलेक्शन कॉस्ट हो गया। फिर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यानी कि जो भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है, कलेक्शन लेने के लिए भी जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है उसके लिए भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा भी इसका ही पार्ट माना जाता है। लॉस ऑफ बैड डेट, बहुत सी बार ऐसा भी होता है मैंने किसी को उधार पे दिया, उसने मेरे को पैसा ही नहीं दिया, बैड डेट्स हो गया, तो उस टाइम पे जो नुकसान हो वो भी इसमें एक्सपेंस में आता है। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो भी लोग पैसा कलेक्ट करने के लिए जाएंगे मेरे यहां से, ठीक है, तो उनका ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, वो भी एक खर्चा ही होता है। तो ये 4 एक्सपेंस याद रखना जो रिसीवेबल्स को मेंटेन करने के लिए लगते हैं। देन बात करें नंबर 7, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी ना अप्रैल 2024 में आया और आपको तो पहले से ही कॉमर्स का एक बेसिक टर्म है बैंक ओवरड्राफ्ट, आप खुद बना के भी लिख सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या हो कि एक ऐसी फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जो हमको अलाउ करती है कि हम लोग ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में उससे ज्यादा, उसको ही हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्लियर हो गया ना? जैसे मान लो कि मेरे बैंक के अंदर 1 लाख रुपए है, ठीक है, और मेरे को खर्चा करना है 1,20,000 या 1,50,000, तो ऐसे सिचुएशन में मैं बैंक से ज्यादा पैसे ओवरड्राफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, और बैंक से कर रहा हूं तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। जैसे मान लो कि मेरे को एक बंदे को पेमेंट देना है, ठीक है, उसमें मेरे को पेमेंट देना है 1,20,000, बैंक में बैलेंस कितना है 1 लाख, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक मेरे को 20,000 एक्स्ट्रा देगी इन द फॉर्म ऑफ लोन, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेट द मेरिट्स ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी। अप्रैल 2024 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, डिबेंचर्स के क्या क्या मेरिट है कंपनी के व्यू पॉइंट से। तो टोटल 4 मेरिट्स है। सबसे पहला नंबर 1, फिक्स्ड इनकम। व्हाट इज फिक्स्ड इनकम? मतलब कि जब भी डिबेंचर हम लोग देते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर जो भी सामने डिबेंचर होल्डर्स है ना, उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उन लोग की क्या हो जाती है, फिक्स्ड इनकम हो जाती है। देन बात करें नंबर 2, कैपिटल रेज्ड एट लो इंटरेस्ट। मतलब कि कैपिटल जो भी है, पैसा हम लोग मार्केट से ले रहे हैं और सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बहुत कम देना पड़ रहा है, बिकॉज डिबेंचर एक ऐसा बोरोड फंड है जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। फिर तीसरा है इनकम टैक्स डिडक्शन, डिबेंचर इशू करने पे हमको इनकम टैक्स डिडक्शन मिलता है। देन बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे भी बेनिफिट दिखने को मिलते हैं। तो ये टोटल 4 बेनिफिट है डिबेंचर्स के, जो आप लोग याद रखना एग्जाम में आ सकता है। देन बात करें नंबर 9, व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो अप्रैल 2024 में पूछा गया है। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ऐसा एवरेज रेट है जो कोई भी कंपनी पे करती है, मतलब उसने ऑलरेडी पैसा पे किया है पास्ट में, कि जिसके थ्रू उसने डेट और इक्विटी पैसे लिए है। मतलब मान लो मैं कंपनी हूं, ठीक है, मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने मार्केट से डेट भी लिया है, कर्जा भी लिया है, साथ साथ में इक्विटी भी लिया है, इक्विटी के थ्रू भी पैसा लिया है, ठीक है, तो वो किस में आता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आता है। और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ कैपिटल काय के लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट हाउ मच इट यूज्ड टू कॉस्ट द कंपनी टू फाइनेंस इट्स प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन। मतलब कंपनी को कितना खर्चा हुआ उसके कोई भी तरह के प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए, और उसी को ही हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन आगे बात करें नंबर 10, व्हाट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जो अप्रैल 2024 में आया है और ये काफी बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, ये खास करके जाना आप लोग। द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इज द वैल्यूएशन टेक्निक। ये एक ऐसी वैल्यूएशन टेक्निक है जो यूज की जाती है एस्टिमेट के लिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, या प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है, या बिजनेस की वैल्यू क्या है, और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। मतलब फ्यूचर में हमारा कैश फ्लो कैसा रहेगा, विच आर
एडजस्टेड और डिस्काउंटेड टू रिफ्लेक्ट देयर प्रेजेंट वैल्यू, और उसी के बेसिस पे आज की हमारी प्रेजेंट वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, मतलब पता चलेगी कि आज की हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या है और उस बेसिस पे हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर कैश फ्लो कैसा रहेगा। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट में आपको समझाऊं तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो एक ऐसी वैल्यूएशन टेक्निक है जो आज के इन्वेस्टमेंट, हमने जो पहले कर रखा था इन्वेस्टमेंट, उसमें आज के डेट की मेरे को वैल्यू बताई जाएगी, मतलब कि आज मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू क्या है और फ्यूचर में जाके मेरे बिजनेस के अंदर कैसा कैश फ्लो रहेगा। और ये जो कैश फ्लो मेथड है ये एक वे है टू फाइंड आउट हाउ मच समथिंग इज वर्थ टुडे। आज की डेट में कोई भी चीज में मैंने इन्वेस्ट किया है तो उसकी वैल्यू क्या है, बेस्ड ऑन द मनी इट विल मेक इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में जाकर के उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसको ही हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? और अगर आप लोग ये नोटबुक में लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो। देन नेक्स्ट आगे बात करें, राइट डाउन फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये भी अप्रैल 2024 में आया था, तो आप लोग ये फॉर्मूला याद करके जाना, नोटबुक में लिखना है तो लिख लेना, केपी इक्वल्स टू डी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन, देन डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2, जिसमें केपी का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डी मतलब क्या है, एनुअल डिविडेंड, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, देन आरवी मतलब रिडीमेबल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, एंड एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला ना बुक में नहीं दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये हमने नेट से लिया हुआ है, क्योंकि बुक में आपके एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछा था बट बुक के अंदर ये नहीं दिया है, और ये वाला क्वेश्चन लगातार 3 साल रिपीट हुआ था आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन सबसे आईएमपी है जो आपको करके जाने हैं। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, राइट डाउन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अप्रैल 2023 में आया था। देखो अब ये जो भी क्वेश्चन शुरू हुए ना वो सारे अप्रैल 2023 के हैं, तो जिसमें सबसे पहला है मैनेजरियल फाइनेंस फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस फंक्शन, यानी कि दो ही तरह के स्कोप है, मैनेजरियल फाइनेंस फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 13, स्टेट द रोल ऑफ कंट्रोलर एज एन असिस्टेंट फाइनेंशियल मैनेजर, जो अप्रैल 2023 में आया था, जिसमें टोटल 4 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट क्या है, इंटरनल ऑडिट। नंबर 2 मतलब कि कंट्रोलर का रोल क्या है, तो उसका एक रोल होता है इंटरनल ऑडिट करना, दूसरा होता है स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज, तीसरा रोल होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक पे कंट्रोल रखना, ठीक है, जो स्टॉक होता है उसको इन्वेंट्री कहते हैं। चौथा है एनालिसिस ऑफ कंट्रोलर एंड टू कंट्रोल, ये आपका इसका आंसर होगा, चारों पॉइंट याद रखने आपको। देन नेक्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, जो अप्रैल 2023 में पूछा गया है। फाइनेंशियल लेवरेज मतलब क्या है? Financial leverage means using borrowed money, debt to increase the potential return on investment। मतलब कि हम लोग कैसे डेट का यूज करते हैं, डेट यानी कि borrowed fund, ठीक है, जो भी हमने मार्केट से पैसा लिया है लोन के थ्रू, वो सबको हम लोग डेट या borrowed fund कहते हैं। हम उसका कैसे यूज करते हैं जिससे हमारा अभी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ सके, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, नंबर 15, राइट डाउन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। 4 ऐसे फैक्टर जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। पता है ना कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कि हमारे बिजनेस के अंदर हम हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रख रहे हैं, क्या हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में खाली इक्विटी शेयर आते हैं, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर आता है, या सिर्फ इक्विटी शेयर और डिबेंचर आता है, या सिर्फ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आता है, उसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। शॉर्ट में समझाओ इजी भाषा में, इसका मतलब होता है कि हम हमारे बिजनेस में पैसा कैसे इश्यू कर रहे हैं, पैसा मैं कैसे ला रहा हूं, क्या मैं इक्विटी शेयर से ला रहा हूं, क्या मैं डिबेंचर से ला रहा हूं, उसको ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट है उसके। पहला, रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस, बिजनेस में कैसी रिक्वायरमेंट है, पैसों की उस बेसिस पे डिपेंड करता है। रिस्क इन बिजनेस, बिजनेस में कैसा रिस्क है, बिजनेस की साइज कैसी है, कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पे हमको कैसा कंट्रोल रखना है, ये 4 चीजें डिटरमाइन करती है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग है। ठीक है, देन बात करें गिव द मीनिंग ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, अप्रैल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो नेट वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, मींस द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ये तो बहुत इजी है, आप लोग ने ये पढ़ाई होगा अकाउंट्स में पहले कभी ना कभी, कि हमारी कंपनी के अंदर जो भी करंट एसेट्स है उसको मैं जब माइनस करता हूं करंट लायबिलिटीज के साथ, तो हमको क्या मिलता है, नेट वर्किंग कैपिटल मिलता है। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाता है, कैश आ जाता है, बैंक बैलेंस आ जाता है, डेटर्स आ जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स आ जाता है, लोन्स, डिपॉजिट, ये सारा हमारा करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, तो इसमें क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट,
ये सारे के सारे करंट लायबिलिटी में आ जाते हैं। तो ये तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो, आपको खाली बताना है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी और क्या क्या आता है करंट एसेट्स और लायबिलिटी में वो बता दो, ठीक है। देन नंबर 17, राइट डाउन 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, जो अप्रैल 2023 में पूछा गया था, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, ठीक है। कौन से 4 ऑब्जेक्टिव है होल्डिंग इन्वेंट्री के, तो हम लोग जब प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं ना, तब हम लोग होल्ड करते हैं स्टॉक को। दूसरा, प्राइस फ्लक्चुएशन से बचना हो तब। तीसरा, बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट, स्पेक्यूलेटिव मोटिव, ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं होल्डिंग इन्वेंट्री के, मतलब कि स्टॉक को होल्ड करने के। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 18, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर, अप्रैल 2023 में पूछा है। क्या क्या एडवांटेजेस है इक्विटी शेयर के, तो 4 एडवांटेजेस है। सबसे पहला, नो बर्डन ऑफ डिविडेंड, यस, कि इक्विटी शेयर में डिविडेंड का कोई बर्डन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी का प्रॉफिट होगा ना, तभी डिविडेंड देना है, कंपलसरी नहीं है कि देना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, शेयर प्रीमियम। नंबर 3, बेनिफिट ऑफ बोनस शेयर्स। नंबर 4, बेनिफिट ऑफ राइट शेयर्स। यस, बोनस शेयर का भी बेनिफिट मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, देन राइट शेयर का भी बेनिफिट मिलता है, शेयर प्रीमियम का भी बेनिफिट, ये सारे एडवांटेजेस है इक्विटी शेयर के। देन नंबर 19, व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो अप्रैल 2023 में दिया है, जिसको WACC कहते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब होता है ये एक एवरेज रेट है जहां पे कंपनी पे करती है पैसा, मतलब कंपनी पे करती है टू रेज मनी फॉर ऑल इट्स रिसोर्सेज लाइक लोन, डेट, शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। इन शॉर्ट हम ऐसा कहेंगे कि एक ऐसा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जहां पे कंपनी का पेमेंट किया जाता है पैसा रेज करने के लिए, मतलब पैसा लेने के लिए जो पैसा पे किया जाता है ना, वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। देन बात करें राइट कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, अप्रैल 2023 में पूछा है। 3 कॉजेज देना है अंडर कैपिटलाइजेशन के। सबसे पहला, पेइंग लेस डिविडेंड। नंबर 2, लो एस्टिमेट ऑफ इनकम। नंबर 3, एक्सेस वर्क ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि जब भी हमारे बिजनेस में कैपिटलाइजेशन कम होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन है, तो उस सिचुएशन में 3 तरह के कॉज देखने को मिलते हैं कि उस टाइम पे हमको डिविडेंड कम पे करना है, फिर डेवलपमेंट का बहुत एक्सेस वर्क होता है, और इनकम जो है वो बहुत कम एस्टिमेट की जाती है। देन बात करें नंबर 21, इंटर रिलेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन विद प्रोडक्शन फंक्शन, कि फाइनेंस फंक्शन का क्या क्या रिलेशन है प्रोडक्शन फंक्शन के साथ में। तो टोटल 3 फंक्शन है। क्या रिलेशन है? 3 रिलेशन है। पहला, डिस्कस अबाउट विच प्रोडक्ट इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड, यस, कि ये डिस्कस किया जाता है कि हमको कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है, इज टू बी कंसिडर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फाइनेंस, और प्रोडक्शन करने के लिए फाइनेंस टीम से सलाह ली जाती है, मतलब फाइनेंस से पूछा जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि भाई हम किस तरह के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें, बिकॉज अल्टीमेटली फाइनेंस तो वो लोग ही करेंगे, पैसा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देगा, ठीक है। देन बात करें नंबर 2, एम्प्लॉय डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब जो भी प्रोडक्शन है उन लोग से ये लोग कनेक्टेड होता है। सुपरवाइजर्स एंड देयर सैलरी कनेक्टेड विद द फाइनेंस मैनेजमेंट, मतलब कि जो भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है उससे पूरा कनेक्टेड होता है, क्योंकि इन सबकी सैलरी भी कौन देगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा ना, इसलिए कनेक्टेड फंक्शंस है। और तीसरा है फॉर प्रोडक्शन कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस इज नेसेसरी, यस, प्रोडक्शन पे कंट्रोल रखना है, क्वालिटी का कंट्रोल रखना है, तो हमको बहुत ज्यादा जरूरत है किसकी? फाइनेंस की, ठीक है। तो दोनों के दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसी वजह से ये टोटल इन तीनों के बीच के इंटर रिलेशंस है। देन बात करें व्हाट इज मीनिंग ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, जो अप्रैल 2023 में देके रखा हुआ है। तो देखो, जब भी बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज रिटर्न लेता है ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग स्टॉक, मतलब उसके पास जो भी ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है उसमें से अच्छा खासा उसका रिटर्न बनता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। क्या कहते हैं? अंडर कैपिटलाइजेशन। समझ में आ गया ना? मतलब कोई भी बिजनेस यूनिट अच्छा खासा पैसा कमाता है अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऊपर से, उसको अंडर कैपिटलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में ये मीनिंग लिख के आओगे तो मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। चलो नेक्स्ट नंबर 23, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंस, अप्रैल 2022। तो भाई देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब क्या होता है? मतलब कि ऐसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसमें दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली अरेंजिंग मनी फॉर द बिजनेस, लाइक choosing the best mix of debt and equity to fund the company। मतलब पहले के टाइम पे पता है कैसा था? ट्रेडिशनल अप्रोच कैसी थी कि यहाँ पे लोग सिर्फ पैसों का बंदोबस्त करना ही जानते थे, यानी कैसे हमको पैसा लाना है, हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या रहेगी, ठीक है। मतलब हमारी
इतना ही है कि मार्केट से पैसा लाओ, चाहे आप इक्विटी से लाओ चाहे आप डेट से लाओ, मतलब इन शॉर्ट कहूं तो पैसा लाना, ठीक है। आगे उसके ऊपर इतना कुछ वर्क नहीं होता था, बस फोकस किस पे था, फोकस एक ही चीज पे था, फंड को रेस करना एंड कीपिंग द बिजनेस रनिंग, और बिजनेस को चालू रखना, ठीक है। नॉट ऑन इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ ओनर्स और शेयर होल्डर्स। वो लोग कभी भी फोकस नहीं करते थे कि जो ओनर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनकी वेल्थ बढ़े, बस एक ही चीज था, कैसे भी करके पैसा लाओ और बिजनेस को चालू रखो। ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ यही था, बट आज की डेट में मॉडर्न अप्रोच में काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इतनी ही चीजें लिखनी है। देन बात करें व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अप्रैल 2022 में आया था। तो टोटल इसके 4 ऑब्जेक्टिव है। कौन सा? नंबर 1 मैक्सिमाइजेशन ऑफ इनकम, नंबर 2 सेटिस्फैक्टरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 इफेक्टिव यूज ऑफ एसेट्स, नंबर 4 सोशल सर्विस ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। ये 4 ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, चारों 4 याद रखना, और ये शायद आप लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। 11th-12th के अंदर आपने ये वाला टॉपिक जो है वो पढ़ा होगा, तो आपको याद ही होगा, ठीक है। नहीं याद है तो आप याद कर लो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25th नंबर पे। स्टेट द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अप्रैल 2022 में दिया है। तो कौन से टाइप्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर के? तो पहला फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ गेटिंग डिविडेंड, दूसरा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिफंड ऑफ द कैपिटल, तीसरा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट, और चौथा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। तो इस तरह से टोटल 4 टाइप्स के आपको प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारा कोर्स परचेज नहीं किया ना, अभी भी काफी एग्जाम्स बाकी है आपकी, तो आप लोग जरूर कर लो, बहुत वर्थ इट है। आपको वहां पे सारे के सारे सम्स वगैरह मिल जाएंगे, और जो बिजनेस लॉ है उसका भी प्रॉपर आपको थियरी जो है वो मिल जाएगी विथ नोट्स, ठीक है। बहुत हेल्पफुल है, आप लोग हमारा कोर्स परचेज कर लो, और अभी तो अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। ये सारे जो मटेरियल है ना वो भी हमारे ऐप पे जो कोर्स है उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मतलब अगर आप एक बार कोर्स परचेस कर लोगे तो ये सारा मटेरियल भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पेशल वर्किंग कैपिटल। ये अप्रैल 2022 में आया है। तो देखो ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो है वो रिक्वायर कब होता है? फॉर मीटिंग विद द कॉन्टीजेंट सिचुएशन इज नोन एज स्पेशल वर्किंग कैपिटल। अब देखो बिजनेस में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती है जो कॉन्टीजेंट है। कॉन्टीजेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, बहुत सी तरीके से नुकसान हो सकता है। तो उस सिचुएशन में एक स्पेशल वर्किंग कैपिटल साइड में रखा जाता है। डे टू डे खर्चों के लिए एक अलग से वर्किंग कैपिटल साइड में रखा जाता है जिसको स्पेशल वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे मान लो स्ट्राइक कर ली सारे एम्प्लॉइज ने, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, डकैती हो गई, फ्लड हो गया, ड्रॉट, अर्थक्वेक, वॉर, कुछ भी हो जाए, उस सिचुएशन के अंदर जो पैसा बचाया जाता है, एडिशनल पैसा साइड में रखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल वर्किंग कैपिटल। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, अप्रैल 2022। देखो वापस रिपीट हुआ है, हमने ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस हटा दिए, फिर भी रिपीट वाला एक तो आ ही गया, ठीक है। स्टेट द कॉजेज ऑफ वाटर कैपिटल, अप्रैल 2022। अच्छा वाटर कैपिटल क्या होता है? तो आगे ना इसका मीनिंग दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ वाटर कैपिटल क्या होता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग देख लेते हैं। वाटर कैपिटल यानी क्या? तो देखो when company pays excess or high price for prestige or any other reason to purchase the asset। बहुत सी बार कंपनी ना बहुत ज्यादा पैसा पे करती है। कई चीज के लिए पे करती है कि जब वो एसेट्स खरीदती है ना तो उस एसेट्स के लिए ज्यादा पैसा पे करती है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेस्टीज ज्यादा है। एसेट मतलब मैं बिजनेस भी कह सकता हूँ, कोई बिजनेस परचेस कर रही है, कोई भी तरह की एसेट्स खरीद रही है और उस पर ज्यादा प्राइस पे कर रही है बिकॉज उसकी प्रेस्टीज ज्यादा है। प्रेस्टीज यानी क्या होता है? उसकी रेप्यूटेशन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो भी कैपिटल लगता है उसको बोलते हैं वाटर्ड कैपिटल, मतलब पानी की तरह पैसा बहाना, ठीक है। पानी की तरह पैसा बहाया, बहुत खर्चा कर दिया उस चीज को खरीदने के लिए, तो उसको ही हम लोग वाटर्ड कैपिटल कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं वाटर्ड कैपिटल के क्या थे, बहुत कॉजेज क्या क्या है। तो सबसे पहला है नंबर 1 एसेट्स परचेज्ड एट द हाई प्राइस। यस, हाई प्राइस पे एसेट्स परचेज किया जाता है। दूसरा पेमेंट इज डन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स फॉर फेलियर एसेट्स। पेमेंट किसके में किया जाता है? शेयर्स के अंदर फॉर फेलियर एसेट्स। मतलब मान लो कि जो भी पेमेंट होगा इन रिटर्न वो शेयर्स के फॉर्म में करते हैं। परचेज एसेट्स बिकम आउटडेटेड, जब परचेज एसेट्स आउटडेटेड हो जाए, या हाई पेमेंट टू प्रमोटर्स, या बहुत सी बार ज्यादा पेमेंट कर देते हैं प्रमोटर्स को। तो मतलब इन शॉर्ट ऐसा समझो ये सारी सिचुएशंस में ना पैसा पानी की तरह बहाया है, ठीक है। एक तो ज्यादा एसेट्स में ज्यादा पैसा पे करके, या तो फिर जो हमने पेमेंट किया शेयर्स के फॉर्म में क्योंकि हमारे एसेट्स कोई काम के ही नहीं है, या तो हमने एसेट्स आउटडेटेड एसेट्स
खरीद लिए तो वो कोई काम का नहीं है, पैसा पानी की तरह बहाया और प्रमोटर्स को बहुत ज़्यादा पेमेंट कर दिया, तो ऐसी सब सिचुएशन में वाटर कैपिटल के कॉजेज होते हैं। देन बात करें व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अप्रैल 2022 में दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको पीआईबी कहते हैं, इज अ टूल यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग टू डिसाइड वेदर अ प्रोजेक्ट इज वर्थ इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि क्या कोई भी प्रोजेक्ट वर्थ इट है या नहीं, उसको ही हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। जैसे मान लो मैं कोई भी आने वाले टाइम में कोई प्रोजेक्ट में या कोई भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो क्या जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं क्या वो वर्थ इट होगा, क्या उसमें मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, उसको ही हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में गिनते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के दूसरे नाम भी है, जिसको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कहते हैं, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, या तो कैपिटल रेशनिंग भी कहते हैं। तो एग्जाम में इस नाम से भी अगर पूछा जाए ना तो आप लोग अच्छे से लिख करके आना, ठीक है। देन बात करें नंबर 30, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस, जो जुलाई 2021 में पूछा गया है। अब देखो 2021 वाले पेपर्स पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने कितने क्वेश्चंस दिए हैं, तो भाई मैंने यहाँ पे टोटल 44 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। उसमें से अपने 30 क्वेश्चन पे तो आ गए हैं। चलो देख लेते हैं। नंबर 1, यूज ऑफ फाइनेंस इज नॉट कंसिडर। लिमिटेशन ये है ट्रेडिशनल अप्रोच की कि यहाँ पे फाइनेंस का यूज कैसे हो रहा है ना, उसको ध्यान नहीं देते। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस फंक्शन इज नॉट कंसिडर, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस फंक्शन होता है उसको कंसिडर नहीं किया जाता। देन बात करें ओनली फॉर्म ऑफ कंपनी इज कंसिडर, सिर्फ कंपनी में ही इसको देखा जाता है। डेली रिक्वायरमेंट इज नॉट कंसिडर, जो भी डे टू डे की रिक्वायरमेंट होती है उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमने देख लिया लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 31, व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। The idea of maximization of income is not much important in the business as maximization of wealth। पता है आपको आज की डेट में ना जो maximization of wealth है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एक टाइम पे maximization of income हो या ना हो, बट wealth maximization तो होनी ही चाहिए। The main aim of the business is to increase the long term value of the business। मतलब कोई भी बिजनेस का मेन एम यही होता है कि वो अपने बिजनेस में ना लॉन्ग टर्म ग्रोथ करे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है कि वो अपने वेल्थ को बढ़ाए। एंड द रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस मीन्स द वैल्यू ऑफ वेल्थ और एसेट। और कोई भी बिजनेस की रियल वैल्यू तब मानी जाती है जब उसके पास कितनी वेल्थ है, उसके पास कितनी एसेट्स है। तो कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस इसमें ही फोकस करता है कि कैसे वो वेल्थ को बिल्टअप करे, कैसे वो वेल्थ को आगे बढ़ाए, ठीक है। क्लियर हो गया। और उसी को ही हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। देन बात करें नंबर 32, मेंशन 3 लिमिटेशंस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जुलाई 2021 में दिया है, बट यहाँ पे 2 ही दिया है, ठीक है। 2 एक्चुअली में यहाँ पे 3 की जगह 2 आएगा, ठीक है। और अगर 3 आता है तो आप एक एक्स्ट्रा लिख सकते हो। नंबर 1 क्या दिया है, ड्यू टू ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सर्टेन अदर ऑब्जेक्टिव्स आर इग्नोर्ड। मतलब बहुत सी बार क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से बहुत सी चीजें इग्नोर्ड हो जाती है। जैसे कि मान लो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एम्प्लॉयज वर्कर्स, कि भाई ये लोग वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए एम्प्लॉयज वर्कर्स इन सबको ढंग से सैलरी नहीं देते, ऐसी बहुत सी दिक्कतें आती है, ठीक है। तो यही एक सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन है द आइडिया ऑफ profit, the future risk and instability of income is not गिवन एडिकेट इंपॉर्टेंस। मतलब कि ये सारी चीजों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, ठीक है। जो प्रॉफिट का आइडिया है वो तो सही है, बट फ्यूचर रिस्क बढ़ जाते हैं, इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है इनकम की, ठीक है। और ये सारी चीजों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता जब हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करते हैं तब। नेक्स्ट आगे बात करें, व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये जुलाई 2021 में पूछा गया है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी बोरोड मनी का यूज करती है टू इंक्रीज रिटर्न फॉर इट्स इक्विटी शेयर होल्डर। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है या इक्विटी शेयर्स है उस पर रिटर्न बढ़ाने के लिए जो भी बोरोड मनी का यूज करती है ना, उसको ही हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। देन व्हाट इज लेवरेज। लेवरेज मतलब होता है बोरोड पैसों का यूज करना, जैसे कि लोन और डेट, इन सब का यूज करना, जिससे हम लोग हमारे बिजनेस के अंदर पोटेंशियल रिटर्न ला सके, हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके। क्लियर। नंबर 35, राइट एडवांटेज ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के क्या क्या एडवांटेजेस है, तो टोटल एक तो आ जाता है फिक्स्ड इनकम। यस, डिबेंचर में फिक्स्ड इनकम मिलती है। दूसरा, इसमें बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने को पैसा मिल जाता है। ये वापस रिपीट ही हो रहा है ये क्वेश्चन, तो ये भी खास करके जाना। बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, देन इनकम टैक्स डिडक्शन, देन सेफ्टी ऑफ क्रेडिटर्स, देन पब्लिक यूटिलिटी। टोटल ये 6 मैंने आपको एडवांटेजेस दिए हैं। देन बात करें नंबर 36, मेंशन एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जुलाई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 आपको लिखने हैं इंपॉर्टेंस।
पहला, यूजफुल टू फ्रेम कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरा फॉर टेकिंग डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल, तीसरा टू इवेल्युएट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, चौथा फॉर इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। अब देखो ये इंपॉर्टेंस है या ऑब्जेक्टिव, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आपको ये पॉइंट्स ही याद करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 44 क्वेश्चन ही दिए हैं, इसमें से 7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना तो आपके तो मजे पड़ गए, 14 मार्क पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, राइट डाउन 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट, जुलाई 2021 में पूछा गया है। पहला है क्या ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरा स्पेक्युलेटिव मोटिव है, तीसरा टू फुलफिल लीगल प्रोविजन, और चौथा है मॉडर्नाइजेशन। देख सकते हो आप लोग, ये सारे भी जुलाई 2021 में पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चन दिए ना वो 2000 देख लो, मैंने सारे क्वेश्चन 2020 से लेकर के, ठीक है, 2020 से लेकर के 2024 तक, यानी कि 5 साल के सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर कर लिए, रिपीट हुए वो कवर नहीं किए। देन नंबर 38, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल, जुलाई 2021 का क्वेश्चन है, जहां पे आपका आंसर आएगा कलेक्शन कॉस्ट है, ठीक है। देन आपका आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो व्हाट इज पूछा है, ठीक है, यहाँ पे तो अलग अलग नाम दे के रखे, तो आपको क्या लिखना है, The cost of maintaining receivables includes cost, collection cost of capital investment, administrative expenses, loss of bad debt, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे आपको इस तरह से लिखने, कॉमा करके एक्सेट्रा आर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल्स। आपके 2 मार्क पक्के, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, स्टेट प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सितंबर 2020 में पूछा है। टोटल 4 प्रिंसिपल्स दिए, एक प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पोजीशन, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट, चौथा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि सर आप तो खाली रीड ही कर रहे हो, अब यहाँ पे समझाने जैसा कुछ है नहीं, ये हेड पॉइंट्स है जो आपको याद करके जाने ही पड़ेंगे, यहाँ पे कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 40, एक्सप्लेन द ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान, सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। क्या है, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंसिंग द बिजनेस एंटरप्राइज। नंबर 2, determining capital structure, framing policy for the administration of capital, and चौथा है formulation the program to provide the most effective use of capital. Done? चलो नेक्स्ट नंबर 41, टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप्स कौन से होता है, सितंबर 2020 में पूछा गया है। तो एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पे सिर्फ इक्विटी शेयर आता हो, ठीक है, दूसरा जहां पे इक्विटी शेयर भी आता हो और प्रेफरेंस शेयर भी आता हो, तीसरा जहां पे इक्विटी शेयर और डिबेंचर ये 2 आता हो, और आखिरी वाला है जहां पे इक्विटी शेयर भी आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर भी आ रहा है और डिबेंचर्स भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके चारों 4 अलग अलग टाइप्स कैपिटल स्ट्रक्चर के। इसके अलावा और कोई कैपिटल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, ये 4 ही होते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी क्या, कि मार्केट से हम किस बेसिस पे पैसा ले रहे हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर से ले रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, या तीनों का इश्यू कर रहे हैं, मतलब तीनों को इश्यू करके पैसा ले रहे हैं। क्लियर। चलो नंबर 42, इन विच मैटर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज प्रेफरेंशियल राइट, सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। टोटल 4 मैटर्स पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट होती है। सबसे पहला, राइट टू वोट करने की राइट, दूसरा फर्स्ट राइट टू गेट डिविडेंड, पहली राइट होती है डिविडेंड लेने की, तीसरा मार्केट प्राइस जानने की, उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उस पर क्या मार्केट प्राइस है, चौथा फर्स्ट राइट टू गेट द रिफंड ऑफ द कैपिटल, पहली राइट है कि वो मार्केट में जो भी उनका पैसा लगा हुआ है उनको वापस लेने का, मतलब मान लो कंपनी बंद होती है ना तो सबसे पहला पैसा इनको ही दिया जाएगा, कंपनी जब भी डिविडेंड देती है ना सबसे पहला पैसा इनको ही दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्लियर। चलो अब 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, एक है 43 वाला, मेंशन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इन्वेंट्रीज, कितने टाइप्स की इन्वेंट्रीज होती है, स्टॉक कितने टाइप्स के होते हैं, सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। तो टोटल 6 टाइप्स दिए, पहला रॉ मटेरियल का एक तो होता है, दूसरा होता है सेमी फिनिश्ड गुड्स का, तीसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस का, चौथा होता है फिनिश्ड गुड्स, फिर कंपोनेंट पार्ट्स और वेस्ट एंड स्क्रैप। इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स होते हैं इन्वेंट्रीज के। क्लियर। फिर आखिरी क्वेश्चन है लास्ट नंबर 44, एक्सप्लेन द टर्म्स वॉटर्ड कैपिटल। अभी मैंने बताया ना जब कंपनी बहुत ज्यादा एक्सेस पैसा देती है, हाई प्राइस पे करती है कोई भी प्रेस्टिजियस चीजों के लिए, तो उस टाइम पे जो भी पैसा बह रहा है पानी की तरह उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, वाटर्ड कैपिटल कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से टोटल मैंने 44 क्वेश्चंस कराए, 2020 से लेकर के 2024 तक के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। हाँ एक आध क्वेश्चन रह गया होगा, हाँ मेरे को जितने भी मिले ना मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दिए हैं। और अगर इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बताए तो आप लोग बुक रीड कर सकते हो, बाकी इतना कर लोगे ना तो सफिशिएंट है, बट अगर टाइम बच रहा है तो
और भी चीजें कर सकते हो, और एग्जाम के 1 घंटे पहले भी ये वीडियो देख रहे हो ना तो भी आपके लिए काफी वर्थ इट रहेगा। ठीक है, काफी यूजफुल ये वीडियो रहेगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोग ने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, क्योंकि अभी भी काफी एग्जाम बाकी है, उसके लिए भी आप हमारा सब्सक्रिप्शन, सच बोल रहा हूं, ले लो। आपके लिए ही फायदा है, क्योंकि सेम 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कन्विंस करने की ट्राई नहीं कर रहा हूं, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं कि आप लोग है ना तो आपके ही सारे एग्जाम्स अच्छे जाएंगे, और अगर सेम 6 रह जाता है ना तो सीधा 1 साल बिगड़ेगा। ठीक है, अगर अभी तक सारे सेम क्लियर है तो सेम 6 के लिए थोड़े से एफर्ट्स डाल दो, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर दो आपके लिए ही, जिससे आपका अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और आज के इस वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक आप लोग की एग्जाम के लिए। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।